हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एडीओ की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे और आज आजीविका सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को कवर करेंगे। ये जो टॉपिक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं स्व सहायता समूह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बुनियादी टॉपिक्स है, आधार कह लीजिए। आधार क्यों? क्योंकि जब आप NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पढ़ते हैं तो वहां आपको समझना पड़ता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्या भूमिका स्व सहायता समूहों की होती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत ही आधारभूत टॉपिक है और आप सभी विद्यार्थियों को इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्नों का जवाब दिया जा सके, साथ ही साथ क्रमबद्ध तरीके से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का पहला पार्ट है। इसके बाद आपको इसके जो भी अगले पार्ट्स होंगे वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं स्व सहायता समूह की हर एक बारीकियों को। सबसे पहली बात, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं उसके पहले हम ये समझते हैं कि स्व सहायता समूह या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते क्या है। पहले समझ लीजिए कि स्व सहायता समूह कहने से मेरा तात्पर्य क्या है। साफ साफ स्पष्ट है शब्द से कि समूह यानी एक व्यक्तियों का समूह है जो खुद की सहायता के लिए यानी सेल्फ हेल्प के लिए बनाया गया है। यानी एक ऐसा समूह जो स्वयं की सहायता के लिए बनाया गया हो उसे स्व सहायता समूह कहते हैं। ज्यादातर स्व सहायता समूहों की जो परिकल्पना है या जो इसकी अवधारणा है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास कई बार संसाधनों का अभाव रहता है। संसाधनों का अभाव कहने का तात्पर्य कई बार उनके पास बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां होती हैं। कई बार किसी ग्रामीण परिवार को हो सकता है कि किसी परिवार को अपने बच्चे की बीमारी के लिए पैसे की जरूरत हो, या हो सकता है उसकी धान के खेत में खाद की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति एक छोटा मोटा कुटीर उद्योग व्यवसाय करना चाहता है, मुर्गी पालन करना चाहता है, एक छोटा मोटा काम करना चाहता है, इस दौरान उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। या हो सकता है उसके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम है और उसको पैसे की जरूरत है। तो इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है कि हमारे पास आज भी बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। आज भी बैंकिंग सुविधाएं गांव तक या दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं है। तो इस दौरान उनकी आर्थिक सहायता करे तो करे कौन? तो ग्रामीण क्या करते हैं या इन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खुद की सहायता के लिए मतलब गांव के ऐसे ही अन्य और लोगों की सहायता के लिए एक टीम तैयार करते हैं, एक ग्रुप तैयार करते हैं और उस ग्रुप में वो एक दूसरे की क्या करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। और इसी सहायक ग्रुप को या इसी सामाजिक संगठन को, सामाजिक समूह को क्या कहते हैं, आपका स्व सहायता समूह। यानी इस समूह का हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए, परस्पर सहयोग के लिए ही इकट्ठा हुआ है। यानी इस समूह का उद्देश्य होगा एक दूसरे का क्या करना, एक दूसरे का सहयोग करना और आपसी तालमेल से एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करना और धीरे धीरे स्वयं को एक बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करना ही क्या है, स्व सहायता समूह का कार्य होता है। तो उम्मीद है ये बातें समझ पाए होंगे आप। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एक नाम जो आपको जानना है कि विश्व पटल पर यानी वैश्विक स्तर पर पहली बार बांग्लादेश के अर्थशास्त्री, नाम आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने पहली बार स्व सहायता समूह की अवधारणा को क्या किया था,
विश्व को पहली बार परिचित कराया था मोहम्मद यूनिस ने, जो कि बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने किया क्या, तो बांग्लादेश में एक महिलाओं का समूह तैयार किया, जो महिलाओं का समूह बांग्लादेश का वंचित वर्ग से आती थी, जो महिलाएं, जो बहुत ही शोषित वर्ग से महिलाएं आती थी, जिनका आर्थिक स्तर अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर यानी उनका इकोनॉमिकल लेवल बहुत नीचे था, यानी बहुत गरीब तबके की महिलाएं थी। इन महिलाओं का उन्होंने एक समूह तैयार किया और इस समूह को नाम दिया क्या, स्व सहायता समूह। यानी इस समूह की हर एक महिला एक दूसरे की सहायता करेगी और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही ये पूरा समूह आगे बढ़ेगा और हर महिला आर्थिक रूप से क्या होगी, मजबूत होगी। तो पहली बार वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था, महिलाओं का एक स्व सहायता समूह, महिलाओं का क्या किया था, एक स्व सहायता समूह तैयार किया, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप तैयार किया। शायद यही कारण है कि मोहम्मद यूनुस को स्व सहायता समूह के क्षेत्र में जनक भी कहा जाता है। इनके इन्हीं प्रयासों से आपको याद रखना है कि वर्ष 2006 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको इनके प्रयास से दिया गया है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। अगर हम भारत के संदर्भों में जानने की कोशिश करें, अगर हम भारत के संदर्भों में जानने की कोशिश करें तो आपको याद रखना है वर्ष 1972, वर्ष 1972 एक बहुत बड़ी समाज सेविका है, समाज सेविका इला रमेश भट्ट, इला रमेश भट्ट, ठीक है। भारत के संदर्भों में वर्ष 1972 को पकड़ना है। इला रमेश भट्ट, इला रमेश भट्ट ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्व सहायता समूह का गठन किया था जो वर्ष 1972 में, जिसका नाम है सेवा, जिसका नाम है सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, सेवा। सेल्फ एम्प्लॉयड, साफ साफ देखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन यानी महिलाओं का एक एसोसिएशन, महिलाओं का एक समूह जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बना है, यानी जो स्व रोजगार के लिए जो समूह तैयार हुआ है, स्वरोजगार के लिए जो समूह तैयार हुआ है, और खासकर किसका, महिलाओं का। नाम दिया गया था सेवा। सेवा को कहा जाता है कि सेवा भारत में स्थापित होने वाला संभवतः पहला स्व सहायता समूह था। इसीलिए आपको नाम याद रखना है, इला रमेश भट्ट का स्व सहायता के क्षेत्र में भारत के संदर्भों में संभवतः यह प्रथम था। याद रखिएगा, संभवतः ये प्रथम स्व सहायता समूह था वर्ष 1972 में। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, वर्ष 1972। तो हमको एक नाम याद रखना है, इला रमेश भट्ट का। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई विश्व पटल पर और भारत में पहली बार। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ करके कि प्रथम बार याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम बार क्या किया गया था, स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के विकास का लक्ष्य रखा गया था। विकास का क्या रखा गया, विकास का लक्ष्य। तो यह भी प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार, प्रथम बार किस योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के विकास का लक्ष्य रखा गया या स्व सहायता समूहों के गठन का प्रयास किया गया। तो याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक धीरे धीरे व्यापक स्तर पर क्या किया जाएगा, धीरे धीरे आपको स्व सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया। लेकिन पहली बार तो प्रयास इस योजना के अंतर्गत किया गया, लेकिन सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी स्व सहायता समूहों का एक व्यापक स्वरूप, ठीक है, विकसित स्वरूप कब आपको देखने को मिलेगा, विकसित स्वरूप या एक उन्नत स्वरूप आपको कब देखने को मिलेगा, तो उन्नत स्वरूप देखने को मिलेगा NRLM के अंतर्गत, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसका एक एडवांस उन्नत स्वरूप, एक व्यापक स्वरूप, एक बृहद स्वरूप स्व सहायता समूहों को देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार किस योजना के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया या स्व सहायता समूहों के गठन का प्रयास किया गया, तो याद रखिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के अंतर्गत। लेकिन स्व सहायता समूहों का सबसे विकसित उन्नत स्वरूप कब देखने को मिलता है या किस योजना के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा NRLM के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। अब हम समझते हैं कि स्व सहायता समूहों के गठन का क्या उद्देश्य होता है, यानी किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है। तो पहली बात कि इसमें सामुदायिक कल्याण की भावना को लेकर के यानी स्व सहायता समूहों के गठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण करना नहीं होता है, बल्कि समुदाय का कल्याण करना होता है। उस ग्रुप के जितने अन्य सदस्य हैं, उस समूह के जितने अन्य सदस्य हैं, उन सभी का कल्याण करना होता है, न कि किसी एक व्यक्ति का। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा स्व सहायता समूहों का गठन का उद्देश्य होता है सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना। सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना, सामाजिक भागीदारी को क्या करना? बढ़ावा देना। तीसरा ग्रामीण स्तर पर, खासकर ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, आर्थिक सामाजिक ढांचे को, जो वहां का आर्थिक और सामाजिक ढांचा है, ढांचे को मजबूती प्रदान करना। ढांचे को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। बहुत अच्छे से सुनिएगा, ढांचे को मजबूती प्रदान करना। इसके साथ ही साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना महिलाओं को। इसके साथ ही साथ स्वरोजगार का सृजन करना। स्वरोजगार का क्या करना? सृजन करना। स्वरोजगार का क्या करना? सृजन करना। ठीक है। जितनी मात्रा में स्वरोजगार बढ़ेगा, लोग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या होंगे? उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या होगी? बेहतर होगी। इसीलिए मैंने लिखा है ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक ढांचे को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। इसके साथ ही साथ, ठीक है, छोटी छोटी यानी लघु बचत के लिए क्या करना? प्रेरित करना। क्लियर। इसके साथ ही साथ सामूहिक प्रयासों से व्यापार व व्यवसाय का, जो भी लघु एवं कुटीर उद्योग है, व्यवसाय का क्या करना? विस्तार करना। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार करना। ये सभी क्या हैं? आपके गठन के उद्देश्य, स्व सहायता समूहों के गठन के उद्देश्य हैं। और भी उद्देश्य हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर लोगों की आर्थिक मदद करना भी स्व सहायता समूहों के गठन का उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ गठन के पीछे एक लक्ष्य ये भी होता है कि एक क्या हो सके, एक ग्रामीण स्तर पर एक परिवेश तैयार हो सके कि लोग एक दूसरे की क्या करें? सहायता करें, और आपसी सहायता से एक दूसरे के कार्यों में मदद करके धीरे धीरे विकास के पथ पर क्या हो सके? अग्रसर हो सके। तो ये सभी उद्देश्य आपको गठन या स्व सहायता समूहों के गठन के पीछे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं कि गठन यानी स्व सहायता समूहों की सदस्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं गठन कैसे होता है स्व सहायता समूहों का। ध्यान से समझिएगा। एक स्व सहायता समूह में सामान्य स्तर पर अगर हम देखें, तो सामान्यतः 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सामान्यतः
अगर इन जनरल देखें तो 10 से 20 यानी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 व्यक्तियों का समूह एक स्व सहायता समूह के अंतर्गत होता है। और ये जितने भी 10 से 20 व्यक्ति होंगे ये बीपीएल परिवारों से होंगे। बीपीएल परिवार यानी समान आर्थिक पृष्ठभूमि से होंगे। समान आर्थिक पृष्ठभूमि से होंगे यानी किसी की भी पृष्ठभूमि, खासकर आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग नहीं होगी। और साफ साफ मैंने लिखा है बीपीएल परिवारों के यानी बिलो पॉवर्टी लेवल यानी गरीबी रेखा से नीचे के ज्यादातर परिवारों के जो सदस्य होंगे उन्हें ही स्व सहायता समूहों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और एक सामान्यतः देखा जाए तो सामान्यतः एक स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं। एक बात और, समान आर्थिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब यह है कि जितने भी सदस्य होंगे वो सभी एक समान पृष्ठभूमि के होने चाहिए। अलग अलग अगर मान लीजिए पृष्ठभूमि के होते हैं तो वहां पर व्यक्तिगत स्वार्थ, लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, सामूहिक स्वार्थ के लिए या सामूहिक विकास के लिए बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी समूह में 10 सदस्य हैं, उसमें से 8 सदस्य बीपीएल परिवार के हैं, ठीक है, या एक तरीके से 7 सदस्य बीपीएल परिवार के हैं और 3 एपीएल परिवार के हैं यानी धनाढ्य लोग हैं, बहुत ही संपन्न लोग हैं जो उस समूह का क्या बन चुके हैं, पार्ट बन चुके हैं। तो अब क्या होगा, समूह की जितनी भी संचालन होगा या समूह में जितनी भी गतिविधियां होंगी वो उन्हीं धनाढ्य लोगों के इशारों पर होंगी। और वो धनाढ्य व्यक्ति, वो संपन्न व्यक्ति केवल खुद के स्वार्थ के लिए जुड़ा है, न कि सामूहिक स्वार्थ के लिए, न ही सामूहिक विकास के लिए। और यहाँ स्व सहायता समूहों के जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए ज्यादातर समान आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है, बीपीएल परिवार, ठीक है। अगर हम देखें तो एनआरएलएम के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्लॉक स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर लगभग 50%, ध्यान से देख लीजिएगा, लगभग 50% जो होंगी वो महिला स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं। महिला स्व सहायता समूह का गठन हर एक ब्लॉक स्तर पर एनआरएलएम के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नों को बहुत इत्मीनान से सुन के ही हल करिएगा। कुछ स्पेशल कंडीशन हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, इनको भी हमें जानना होगा। हमने देखा कि सामान्यतः एक स्व सहायता समूह में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 व्यक्ति होते हैं। तो क्या केवल न्यूनतम 10 व्यक्ति ही हो सकते हैं या क्या 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये दायरा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन कब? कुछ विशेष परिस्थितियों में। ध्यान से देखिएगा, पहली परिस्थिति क्या है या फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहाड़ी, बहुत ध्यान से सुनिए, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, जो सुदूर क्षेत्र है हमारे, दुर्गम क्षेत्र यानी जो सुदूर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में। साथ ही साथ अगर विकलांग व्यक्तियों का समूह है, विकलांग समूह, अगर विकलांग व्यक्तियों का समूह है, दिव्यांग व्यक्ति जिनको कहते हैं उनका समूह है, या फिर बिखरी आबादी जो क्षेत्र है, बिखरी आबादी क्षेत्र जहां पर आबादी क्या है, एक जगह इकट्ठा नहीं है, दूर दूर क्षेत्रों में, बिखरी आबादी क्षेत्र में जो समूह होगा, अगर इन क्षेत्रों में या विकलांग व्यक्तियों का अगर समूह गठित किया जाता है, या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, बहुत वनांचल क्षेत्र है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र है, जहां पर आबादी बिखरी हुई है। आप देखते हैं कि कई बार वनांचल क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में आबादी एक जगह नहीं रहती, कोई यहाँ है, कोई वहां है, कोई एक कस्बा नहीं होता, बहुत दूर दूर तक आबादी होती है। इसलिए मैंने लिखा है बिखरी आबादी क्षेत्र हो, या फिर विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों का अगर समूह, स्व सहायता समूह बनाया जाता है, तो इस स्थिति में न्यूनतम 5 और अधिकतम 20, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, न्यूनतम 5 और अधिकतम 20 व्यक्तियों का समूह
स्व सहायता समूह क्या किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। यानी 10 से कम हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कब, जब दुर्गम क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या दिव्यांग व्यक्तियों का या बिखरी आबादी क्षेत्र में ऐसे स्व सहायता समूह बनाए जाए। लेकिन अधिकतम कितना है, 20। अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या अधिकतम 20 है? उससे बड़ा कोई भी स्व सहायता समूह निर्मित नहीं हो सकता? हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कब होगा? तो दूसरी कंडीशन इसमें हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी स्व सहायता समूह में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। व्यक्ति शामिल होने पर, अगर व्यक्ति शामिल होते हैं, होने पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर 20 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर क्या होगा, इन स्व सहायता समूहों का पंजीयन कराना होगा। क्या कराना होगा? पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन होगा छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, ध्यान से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, ठीक है। अगर 20 से ज्यादा सदस्य होते हैं, अगर किसी स्व सहायता समूह में 20 से ज्यादा सदस्य हो रहे हैं, तो इस स्थिति में उन स्व सहायता समूहों को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के अंतर्गत होगा? तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973। यानी अगर 20 से कम है तो वह एक सामान्य स्व सहायता समूह है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। और अगर 20 से अधिक हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा प्रॉपर छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में। और 20 से कम है तो किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन या पंजीयन की जरूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह एक बड़े छोटे स्तर पर शुरू हुआ, जहां 10 से 20 व्यक्तियों की ही जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे यह स्व सहायता समूह व्यापक होने लगा, इस स्व सहायता समूह के कार्य में विस्तार होने लगा, और अब इससे लोग जुड़ना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की या व्यक्तियों की आवश्यकता है स्व सहायता समूह को, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होंगी, संख्याओं में विस्तार किया जा सकता है, लेकिन 20 से अधिक होने पर उनका पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। ऐसे न जाने छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अलग अंचल में न जाने कितने ऐसे स्व सहायता समूह जो 20 से अधिक व्यक्तियों के होंगे वो संचालित होते हैं। तो ये कंडीशंस भी याद रखिएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, क्या स्व सहायता समूहों में एपीएल परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है? हाँ, एपीएल परिवार के, ठीक है, 20 से 30% सदस्य, ध्यान से सुन लीजिएगा, 20 से 30% जो सदस्य होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको स्व सहायता समूहों में शामिल किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। साफ साफ मैंने लिखा है, स्पेशल कंडीशंस में क्या होगा कि एपीएल परिवारों के 20 से 30%, यानी न्यूनतम 20% और अधिकतम 30% एपीएल यानी धनाढ्य लोगों को भी शामिल किया जा सकता है किसी स्व सहायता समूह में। ध्यान से लीजिएगा। लेकिन इस दौरान होगा क्या कि इस पर स्व सहायता समूह का जो बीपीएल सदस्य हैं, बीपीएल सदस्यों की क्या होगी, पूर्ण रूप से अनुमति आवश्यक है। पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, अनुमति। जब तक उसके बीपीएल सदस्य कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से उस पर अनुमति नहीं देते हैं कि हाँ उन सदस्यों को भी शामिल कर लीजिए, तब तक उन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर उस स्व सहायता समूह का एक भी बीपीएल परिवार का सदस्य मना करता है तो एपीएल परिवार यानी जो गरीबी रेखा के ऊपर के परिवार के सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा कि आपको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों हम एपीएल परिवार के सदस्यों को शामिल कर रहे हैं। हो सकता है विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि उस स्व सहायता समूह को और अधिक पैसे की जरूरत है, वो स्व सहायता समूह अपने कार्य का विस्तार कर सकता है, वो स्व सहायता समूह के पास सामने एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस दौरान उसे किसी एक ऐसे सदस्य की जरूरत है जो उस पैसे की आपूर्ति कर सके
और इस पैसे की आपूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, अपने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में एक एपीएल परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी न्यूनतम कितना होगा, 20% और अधिकतम 30%, 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी बीपीएल, मान लीजिए किसी स्व सहायता समूह में कुल 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों के लिए ही कुल जगह है मान लीजिए। तो हमने कहा कि एपीएल परिवार के कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, मिनिमम 20%, मतलब मिनिमम 20% यानी 20 का 20% कितना हो गया, 4। तो मिनिमम 4 सदस्य आपके शामिल हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितना हमने कहा, 30%। तो 20 का 30% कितना हो गया, 6, यानी मैक्सिमम 6 सदस्य तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये उम्मीद है ये सारी बातें या सदस्य संख्या को लेकर ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी और ये विशेष परिस्थितियां भी आपको दिमाग में क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं समूह के गठन में सहायता, यानी जो स्व सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर गठित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, उनमें कौन सहायता करता है। पहले समझिएगा कि जितने भी स्व सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर, खासकर ग्रामीण स्तर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एनआरएलएम के अंतर्गत हमको ज्यादातर रूरल एरियाज में या ग्रामीण स्तर पर ही स्व सहायता समूहों का अध्ययन करना है, इसलिए मैं बार बार ग्रामीण स्तर पर ही चर्चा कर रहा हूं। तो जितने भी स्व सहायता समूह हैं जो ग्रामीण स्तर पर गठित किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं कई बार उनमें शिक्षा का अभाव कह लीजिए, तकनीकी अभाव कह लीजिए, या बहुत बार एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत बार कई बार प्रबंधन का अभाव होता है कि वो स्व सहायता समूह का गठन करे तो करे कैसे, किस तरीके से करे। तो इसमें क्या होता है, कुछ सहायक लोग क्या करते हैं, स्व सहायता समूहों के गठन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनमें आपको कुछ 3-4 को पकड़ना है। जैसे सबसे पहला है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सीआरपी कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सीआरपी कहते हैं। गठन में या स्व सहायता समूहों के गठन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी सीआरपी यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की होती है। शब्द से स्पष्ट है, पर्सन है, यानी व्यक्तियों का एक समूह है जो क्या करेगा, स्व सहायता समूहों के गठन में अपना योगदान देगा। जब हम एनआरएलएम पढ़ते हैं तो एनआरएलएम यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, एनआरएलएम के अंतर्गत क्या किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर, ज्यादातर ब्लॉक स्तर पर क्या किया जाता है, इन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इनको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग कौन कौन सी, तो इनको प्रबंधकीय ट्रेनिंग यानी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे मैनेजमेंट करना सिखाता है, ठीक है। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग यानी किस तरीके से प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इनको वित्तीय प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब इनको कंप्लीट ट्रेंड किया जाता है। पहले ट्रेंड करने के पीछे मकसद ये होता है, या प्रशिक्षण प्रदान करने के पीछे मकसद ये होता है कि ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है ये ग्रामीण स्तर तक जाएं, गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में जा करके जो वहां की महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रेरित करें, जो वहां के अन्य समूह हैं उनको प्रेरित करें। प्रेरित किस बात के लिए, कि आप स्व सहायता समूहों का निर्माण करिए। स्व सहायता समूहों के निर्माण के बाद किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन होगा ये उन्हें समझाएं। किस तरीके से स्व सहायता समूहों के माध्यम से आप आपसी सहयोग करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। किस तरीके से स्व सहायता समूहों के गठन के बाद आपको स्वरोजगार प्राप्त हो सकता है, आप रोजगार पाएंगे, आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और आपका जीवन स्तर किस तरीके से ऊपर बढ़ेगा। ये उन महिलाओं को प्रेरित करने का कार्य, उन महिलाओं को समझाने का कार्य, उन पुरुषों को समझाने का कार्य,
ये समस्त कार्य कौन करते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि समूह गठन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की। दूसरा आपको समझना है दूसरी बड़ी भूमिका किसकी होती है? एनआरएलएम के अंतर्गत, एनआरएलएम के अंतर्गत बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनआरएलएम के अंतर्गत जो मिशन कर्मी है, जो कौन है? मिशन कर्मी, यानी इस मिशन में जो शामिल व्यक्ति हैं, जो मिशन कर्मी जिनको कहा जा रहा है, ये मिशन कर्मियों की एक बड़ी भूमिका किसमें होती है? स्व सहायता समूहों के गठन में, क्योंकि इनका उद्देश्य है अधिक से अधिक स्व सहायता समूहों का गठन करना। इस मिशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी एनआरएलएम। तीसरी बड़ी भूमिका होती है एनजीओस की। एनजीओस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ज्यादातर एनजीओस के जो व्यक्ति होते हैं, एनजीओस के जो सदस्य होते हैं, ये ग्रामीण स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, लोगों को सुझाव देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप स्व सहायता समूहों के पार्ट बनिए और सामुदायिक सहायता करके, एक दूसरे की परस्पर सहायता करके आप अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो एनजीओस की भी एक बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ बैंकों की भी एक बड़ी भूमिका आपको नजर आएगी। एनआरएलएम जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। बैंक कर्मियों की भी एक बड़ी भूमिका आपको नजर आएगी। बैंक कर्मी स्व सहायता समूहों को गठन के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि अगर आप स्व सहायता समूहों का बेहतर तरीके से संचालन करेंगे तो बैंक भी आपकी क्या करेगा? आर्थिक मदद करेगा, और आपकी आर्थिक मदद करके आपके व्यवसाय को, आपके स्वरोजगार को और उन्नत बनाने का प्रयास करेगा। तो बैंकों की भी एक बड़ी भूमिका स्व सहायता समूहों के गठन के लिए नजर आती है। तो ये सहायक हो गए। अगर हम बात करें स्व सहायता समूहों के, तो बेसिकली ये जो स्व सहायता समूह है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये बेसिकली 3 तरीके के स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं। एक तो महिला केंद्रित, यानी महिला स्व सहायता समूह, महिला केंद्रित स्व सहायता समूह। दूसरा है पुरुष, केवल पुरुषों का भी एक स्व सहायता समूह होता है। और इसके साथ ही साथ तीसरा होता है महिला प्लस पुरुष, यानी मिश्रित, महिला प्लस पुरुष यानी मिश्रित स्व सहायता समूह। मिश्रित मतलब मिक्स्ड, दोनों के या दोनों को शामिल करके, या दोनों के ही सदस्य, पुरुष और महिला दोनों ही सदस्य शामिल होंगे। तो 3 प्रकार के स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्व सहायता समूह महिला केंद्रित होता है, यानी महिला को प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनआरएलएम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर कोशिश की जाती है कि हर एक विकास खंड में अधिकतम क्या किया जाए? 50% तक क्या किया जाए? महिला स्व सहायता समूहों का गठन का प्रयास किया जाए। तो ज्यादातर स्व सहायता समूह महिला केंद्रित होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष सदस्य उसमें शामिल नहीं हो सकते, पुरुष सदस्य भी शामिल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है समूह गठन में आवश्यक शर्तें, यानी कुछ शर्तों के साथ ही समूह का गठन किया जाएगा। तो उन शर्तों की हर एक बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए? पहली बात कि जो स्व सहायता समूह होगा उसके जो सदस्य होंगे वो सदस्य समान आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। पहली बात मतलब लगभग सब समान आर्थिक पृष्ठभूमि से आने चाहिए। दूसरी बात, जो समस्त सदस्य होंगे एक ही ग्राम, पारा या मोहल्ले के होने चाहिए। मोहल्ले के होने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए सामान्यतः कि जितने भी सदस्य हों एक ही गांव के हों, या एक ही पारे के हों, या एक ही मोहल्ले के सदस्य हों तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि होता क्या है कि वो सभी एक समान पृष्ठभूमि से आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं, एक दूसरे की स्थिति के प्रति जागरूक रहते हैं, और तब उनमें क्या पनपता है? परस्पर सहयोग की भावना पनपती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि क्या हो सके, सभी एक समान आर्थिक क्षेत्र के हों या आर्थिक परिस्थिति के हों, साथ ही साथ वो सभी एक ही पारे मोहल्ले के होने चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें जो सदस्यों की आयु होनी चाहिए, वो आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 65 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष यानी बालिग होना चाहिए, और अधिकतम 65 वर्ष के सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है। अगर इसमें हम बताएं चौथी बात, इसमें
स्व सहायता समूह में सदस्यता शुल्क कितना लिया जाता है? तो सदस्यता शुल्क कितना लिया जाता है आपका? 10 रुपए। 10 रुपए प्रति व्यक्ति क्या किया जाता है? सदस्यता शुल्क लिया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। अगली बात जो आपको याद रखनी है कि स्व सहायता समूह में जो सदस्य होंगे, सदस्यों में लोकतांत्रिक तरीके से, सदस्यों में लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना चाहिए, यानी कि उस स्व सहायता समूह का संचालन करेगा कौन? क्योंकि उस स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य हैं सामान्य स्थिति में, तो उनके संचालन के लिए, उस स्व सहायता समूह के नेतृत्व के लिए जो उसके प्रतिनिधि होंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही जा करके उसका नेतृत्व करेगा, नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। इसके जो प्रतिनिधि होंगे, इसमें 3 प्रमुख लोगों को आपको याद रखना है। 3 प्रतिनिधियों में 3 प्रमुख लोगों को आपको याद रखना है। पहला स्व सहायता समूह का अध्यक्ष, दूसरा होगा इसका सचिव, और तीसरा इसका प्रतिनिधित्व करेगा आपका कोषाध्यक्ष। क्या? कोषाध्यक्ष। इन 3 प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से चुना जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, स्व सहायता समूहों में इन 3 प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से चुना जाएगा। और यह प्रक्रिया कैसी होगी? लोकतांत्रिक, यानी सदस्य आपस में ही क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। ये जो चुनाव होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, ये चुनावी प्रक्रिया प्रत्येक 2 वर्षों में होगी। प्रत्येक 2 वर्षों में क्या किया जाएगा? वो जो प्रतिनिधि हैं प्रत्येक 2 वर्षों में होगी, यानी प्रत्येक 2 वर्षों में हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कि वो क्या कर सके? समूह का नेतृत्व कर सके, समूह के अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख जिम्मेदारियों को क्या कर सके? संभाल सके। और इससे क्या होगा? समूह के हर एक व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, कौशल क्षमता का विकास होगा, और सभी को क्या किया जाएगा? सभी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ये क्या रहेगा? समूह की या स्व सहायता समूह की कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनको मानना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगली बात है पंचसूत्र। आवश्यक शर्तों में जो आवश्यक शर्तें हमने पढ़ी है कि स्व सहायता समूहों के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी, उसमें एक सबसे की पॉइंट है पंचसूत्र। यानी हर एक स्व सहायता समूह को, प्रत्येक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को इस पंचसूत्र, जो आप हथेली के 5 उंगलियों के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन पंचसूत्रों का पालन करना होगा प्रत्येक स्व सहायता समूह को। और इसके फायदे क्या होंगे? अगर स्व सहायता समूह इन पंचसूत्रों के साथ साथ 6 अन्य और बताऊंगा, 6 अन्य सूत्र भी होंगे, अगर इन सभी नियमों का, सूत्र कहने का मतलब नियमों का, अगर वो स्व सहायता समूह पालन करता है, तभी वो स्व सहायता समूह बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या होगा? काबिल होगा। तभी वह स्व सहायता समूह सरकार की नजर में बहुत ही क्या होगा? बहुत बेहतर तरीके से संचालित होने वाले स्व सहायता समूहों में शामिल होगा। तो चलिए, ये पंचसूत्र कौन कौन से हैं? पहला अगर देखा जाए तो नियमित साप्ताहिक, पहली बात नियमित साप्ताहिक बैठक। क्या होनी चाहिए? नियमित साप्ताहिक बैठक, यानी हर एक स्व सहायता समूह की हर सप्ताह में नियमित रेगुलर क्या होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए। और बैठक में क्या होना चाहिए? बैठक में हर एक सदस्य यानी प्रत्येक सदस्य को शामिल होना आवश्यक है। अगर सदस्य शामिल नहीं होता है और ये लगातार बने रहता है कि लगातार वो सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तो वो स्व सहायता समूह उस पर क्या कर देगा? नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कि आप नियमों की क्या कर रहे हैं? अनदेखी कर रहे हैं, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को स्व सहायता समूह से बाहर कर दिया भी जा सकता है। तो याद रखिएगा, नियमित साप्ताहिक बैठक। नियमित साप्ताहिक के बैठक के बाद आपको याद रखना है नियमित आंतरिक लेन देन। नियमित आंतरिक लेन देन
बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, लेन देन यानी लगातार उसमें से क्या होनी चाहिए, लगातार लेन देन बनी होनी चाहिए, यानी कुछ पैसा आए और कुछ पैसा स्व सहायता समूह के माध्यम से बाहर, मान लीजिए किसी सदस्य की जरूरत है तो उन जरूरतों को पूरा भी किया जाए और लगातार सदस्य क्या करें, अपनी साप्ताहिक बचत को जमा भी करें। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है साप्ताहिक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बचत। ध्यान से सुन लीजिएगा कि सदस्य जो हैं उनको क्या करना है, नियमित रेगुलर वीकली साप्ताहिक बचत, जो भी उनकी सेविंग्स हैं उसको लगातार उस सेविंग्स को जो प्रत्येक सदस्य हैं वो कहां पर जमा कराते रहेंगे, स्व सहायता समूह के समक्ष जमाते रहेंगे, उस समूह में निरंतर क्या करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे। और जिस किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत है उसको क्या करते रहेंगे, उस ऋण के रूप में राशि को प्रदान करेंगे। तो इसीलिए लिखा है मैंने आंतरिक लेन देन यानी इंटरनली उनका क्या होना चाहिए, उस पैसे का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। भाई पैसा इकट्ठा करने से थोड़ी हो जाएगा, उस पैसे की किसी व्यक्ति को जरूरत हो सकती है, हो सकता है कि समूह का कोई सदस्य बकरी खरीदना चाहता है, हो सकता है कि समूह के किसी सदस्य में कोई क्या हो सकता है, उसके परिवार में कोई बीमार हो गया तो इसलिए उसको पैसे की जरूरत है, तो लगातार ऋण के रूप में ही क्या की जाएगी, वो जो बचत की राशि है उसे ऋण के रूप में दिया जाएगा और उसके ब्याज को भी शामिल, ब्याज भी लिया जाएगा, उस ऋण पर क्या लिया जाएगा, ब्याज। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगला है आपका नियमित ऋण वापसी, यानी जो ऋण दिया जा रहा है समूह के सदस्यों को, क्या उसके नियमित रेगुलरली उसकी वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी सुनिश्चित करना है। और ये सारे कार्य जो उसके प्रतिनिधि यानी अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, जो कोषाध्यक्ष, ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या समूह के सदस्य ऋण की नियमित वापसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नियमित ऋण वापसी नहीं होगी मतलब वो समूह घाटे में जा सकता है, वो समूह समाप्त भी हो सकता है धीरे से। तो नियमित ऋण वापसी, और अंतिम है खाता संधारण, खाता संधारण यानी बुक कीपिंग। क्या किया जाएगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, उसका व्यवस्थित एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। उस रजिस्टर में जितने भी आय यानी जो भी बचत शामिल की गई है उसका ब्यौरा होना चाहिए, साथ ही साथ सदस्यों को जो भी ऋण प्रदान किया गया है उस ऋण का भी ब्यौरा यानी संपूर्ण जो ब्यौरा होगा, जो विवरण होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ये किसमें शामिल होगा, खाता संधारण में, यानी एक अकाउंट भी तैयार किया जाना आवश्यक है। तो इसको कहते हैं पंचसूत्र। इस पंचसूत्र के अलावा 6 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, 6 अन्य सूत्र भी हैं जिनको क्या करना है, जिनका पालन आपको या स्व सहायता समूह को करना आवश्यक है। पहला क्या है, नशा मुक्त समूह। पहला नियम क्या होना चाहिए, नशा मुक्त समूह, यानी जो वो स्व सहायता समूह है उसके सदस्य नशा मुक्त होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि समूह की बैठक चल रही है और वहीं पर कोई ड्रिंक करके आ गया है, शराब पीकर आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नशा मुक्त समूह। दूसरा होना चाहिए स्वच्छ समूह। दूसरा क्या, स्वच्छ समूह, ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा है स्वस्थ समूह। स्वस्थ समूह यानी समूह के प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ये भी समूह की जिम्मेदारी होगी। चौथा है आपका सुपोषित समूह। सुपोषित समूह यानी ये भी देखना है कि समूह का प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए, सुपोषित होना चाहिए, कुपोषित ना हो, उसमें क्या होना चाहिए, उसके साथ शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी ना हो। सुपोषित समूह की भी अवधारणा होनी चाहिए। इसके साथ महत्वपूर्ण अगला क्या है, सशक्त समूह। अगला है आपका सशक्त समूह। सशक्त समूह। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षित समूह। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षित समूह, यानी वो समूह क्या होना चाहिए, उस समूह की प्राथमिकता होगी कि प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। तो ये पंच सूत्र के अलावा वो 6 अन्य सूत्र हैं जिसको स्व सहायता समूहों को अपनाना या उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नशा मुक्त समूह, स्वच्छ समूह, स्वस्थ समूह, सुपोषित समूह, इसके साथ ही साथ सशक्त। सशक्त मतलब मजबूत हो, अपने कार्यों को करने में सक्षम हो, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के साथ उसका एक बेहतर सामंजस्य भी होना चाहिए, सशक्त कहने का तात्पर्य है। और शिक्षित समूह मतलब उस समूह के प्रत्येक सदस्य को शिक्षित होना भी आवश्यक है, याद रखिएगा।
ये आगे चल करके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है समूह के पदाधिकारी। मैंने अभी जिक्र किया था कि जो स्व सहायता समूह होगा उसमें लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से क्या होगा, समूह के नेतृत्वकर्ता, जो समूह का नेतृत्व करता है, नेतृत्वकर्ता का क्या किया जाएगा, या उनके पदाधिकारियों का क्या किया जाएगा, पदाधिकारियों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाएगा। और ये जो प्रत्येक चुनाव की प्रक्रिया होगी ये प्रत्येक 2 वर्षों में होगी। ये भी मैंने कहा कि प्रत्येक 2 वर्षों में ये चयन या चुनाव की प्रक्रिया होगी, ताकि समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का समान अवसर प्रदान किया जा सके। आगे चलिए, इसके पदाधिकारियों में सबसे पहला आपको मैंने कहा अध्यक्ष। सबसे पहला कौन होगा, अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा सचिव। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है सचिव। और तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, कोषाध्यक्ष। क्या है, कोषाध्यक्ष। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, अध्यक्ष की भूमिका होगी कि वो लगातार मॉनिटरिंग करे, लगातार ये सुनिश्चित करे कि लगातार क्या हो रही हो, साप्ताहिक बैठक हो रही हो। साप्ताहिक बैठक लगातार हो रही हो, ये सुनिश्चित करने का कार्य किसका है, आपका अध्यक्ष का। इसके साथ ही साथ आपसी सामंजस्य, जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों में आपसी, सदस्यों में क्या होना चाहिए, सदस्यों में आपसी सामंजस्य बना रहे, ये भी सुनिश्चित करना क्या होगा, किसका दायित्व होगा, अध्यक्ष का। इसके साथ ही साथ नियमित ऋण वापसी हो रही हो, ऋण वापसी, इसको भी सुनिश्चित करना। इसके साथ ही साथ सदस्य, जो भी सदस्य हैं, सदस्यों की मांग जो है, सदस्यों की मांग पर विचार करना, पर समूह में विचार करना, यानी सदस्य कोई मांग कर रहे हैं, ऋण की मांग, तो सदस्यों की मांग पर समूह में विचार करना, विचार किया जाएगा, अध्यक्ष का कार्य होगा। और अगर मत बराबर है या मत बराबर की स्थिति में क्या लेना, समूह का निर्णय लेना। स्थिति में क्या करना, समूह का निर्णय लेना। समूह का निर्णय लेना भी किसका दायित्व होगा, तो ये सब दायित्व होंगे समूह के अध्यक्ष की। यानी मत बराबर है, किसी भी विचार, किसी भी मुद्दे को लेकर के हो सकता है कि समान व्यक्ति हो दोनों पक्षों में, तो इस स्थिति में जो अंतिम निर्णय होगा वो कौन लेगा, अध्यक्ष होगा, लेगा, इसकी भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ और क्या करता है अध्यक्ष की एक भूमिका होती है कि बैंक खाते, याद रखिएगा कि जब स्व सहायता समूह का गठन किया जाएगा तो उसके लिए कंपलसरी, एक आवश्यक शर्त ये भी है, जो हम पिछला छोड़ दिए हैं, आवश्यक शर्त ये भी है कि उसका एक बैंक में बचत खाता भी यानी सेविंग अकाउंट भी होना आवश्यक है। तो उसी बैंक खातों का संचालन भी कौन करेगा, तो उस बैंक खाते का संचालन भी कौन करेगा, हमारा अध्यक्ष। वैसे बैंक खातों का संचालन करने के लिए तीनों ही उत्तरदायी हैं, मतलब अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों ही क्या करेंगे, जो बैंक में उस स्व सहायता समूह के नाम का जो खाता है उसको संचालित करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब बैंक से पैसे निकालने की बारी आती है स्व सहायता समूह की, तो इन तीनों में से किसी 2 का हस्ताक्षर होगा, एक का नहीं, किसी 2 का हस्ताक्षर। ये भी पॉइंट एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जब स्व सहायता समूह बैंक से अपनी धनराशि को निकालता है तो उस दौरान इन 3 प्रतिनिधियों में से 2 के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, न कि किसी एक की। तो ये तीनों ही क्या करेंगे, बैंक खातों का संचालन करते हैं। तो अध्यक्ष की एक बड़ी भूमिका रहती है। इसके साथ ही साथ सचिव की क्या भूमिका रहती है, तो सचिव की भूमिका रहती है कि जो भी खाते हैं यानी जो भी एंट्री है, जो भी आपकी स्व सहायता समूह का जो रजिस्टर है यानी जिसमें आपकी बचत और कितनी राशि ऋण के रूप में दी जा रही है, जो रजिस्टर है, जो खाता संधारण है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग करना किसका काम है, सचिव का काम है। वो लगातार
बचत खाते जो होंगे, जो खाता होगा उसकी मॉनिटरिंग करेगा, उसमें जो भी बचत हो रही है या जो भी ऋण के रूप में दिया जा रहा है उसको क्या करेगा, उसकी एंट्री करने का काम किसका होगा, सचिव का। इसके साथ ही साथ कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेगा धन संबंधित जितने भी कार्य होंगे स्व सहायता समूह में। धन संबंधित कार्य मतलब कि ऋण को जमा करना, ऋण को क्या करना, ऋण को प्रदान करना, बचत को जमा करना, मतलब धन संबंधित जो भी कार्य स्व सहायता समूह के होंगे उसका संचालन कोषाध्यक्ष। आप पद की स्थिति से ही समझ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, तो कोषाध्यक्ष की ये भूमिका होगी। तो ये समूह के प्रमुख पदाधिकारी होंगे और ये तीनों ही पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बैंकों में जो खाता है उसके संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। सचिव उत्तरदायी होगा कि जो भी खाते मेंटेन है कि नहीं है, कितना बचत आया, कितना राशि ऋण के रूप में दिया गया, सचिव उसको अकाउंटिंग के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ कोषाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेगा कि स्व सहायता समूह में जितने भी धन संबंधित बातें हैं वो इसकी निगरानी में ही संचालित किए जाएंगे, यानी धन भी यही रखेगा और ऋण के रूप में राशि भी यही प्रदान करेगा, कोषाध्यक्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा स्व सहायता समूह का पहला लेक्चर था। उम्मीद है आपको सारी बारीकियां समझ में आई होंगी। आगे की कहानी हम धीरे धीरे स्व सहायता समूहों को अगले कुछ वीडियोस में हम जानने की कोशिश करेंगे, अगले पार्ट्स में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको उपयोगी लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपना कमेंट देंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। धन्यवाद।